भाई प्रसाद भैया को कहीं से भी ढूंढ के पकड़ के लेके आओ ऊपर अर्जेंट में। चलो शुरू करें। अच्छा एक सेकेंड, अब पहले जो मई वाले बच्चे आए थे, आपका 19 चैप्टर की 4 यूनिट्स अपन ने कर ली थी, इफ आई मे नॉट बी रॉन्ग। ग्रेचुइटी कर ली थी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कर लिया था, अप्रेंटिसशिप हो गया था, और कुछ हुआ था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉज हो गया था आपका। तो आपके 4 वो रजिस्टर्स मेंटेन करना, तो ये 4 आपने सीख लिए थे। आप लोगों की यूनिट में 19 यूनिट में 2 यूनिट्स और बाकी थी, जिसमें एक इंश्योरेंस के ऊपर थी, आपने पेंशन के ऊपर बात करनी थी। ये 2 ये अपन अलग से पढ़ेंगे करंट बैच के अलावा। मतलब आपका जो 19th यूनिट है मैं आपको पहले ही खत्म करवा दूंगा। इन लोगों का जो अब नए बच्चे आए उनका 19 यूनिट 0 से अपन वापस से पढ़ेंगे एंड में। तो अब एक मिनट सुनिएगा पहले, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। SBIL। अच्छा SBIL आपके मॉड्यूल 1 का सबसे सिंपल सब्जेक्ट होगा, मोस्टली सबसे अच्छे क्वेश्चंस इसी में आएंगे। तो ये वो पुचकारने वाला सब्जेक्ट है। जब आप बाकी तीनों सब्जेक्ट में अपना सर पकड़ लेंगे तो यहां पे आपको एटलीस्ट सर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगेन सोच आपकी, पर सर नहीं पकड़ना पड़ेगा, ये बात नक्की है। सो SBIL के अंदर 2 हिस्से हैं। अगर आप नाम सुने तो ये बोलता है एक तरफ है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज और दूसरी तरफ है लेबर लॉस। अब ये इंस्टीट्यूट ने कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता कि इन लोगों ने ऐसी हंसी मस्ती क्यों करी। ये सब्जेक्ट बनाने के पीछे के रैशनल्स मेरे को बहुत कम दिखते हैं, बट स्टिल अपन कुछ चीजें जिसके अंदर श्योर कर दें कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। SBIL कंपनी लॉ की छोटी बहन है। जो चीजें कंपनी लॉ में फिट नहीं हो रही थी, वहां पर बुक बहुत बड़ी हो रही थी, वो सारी चीजें उन्होंने बाहर निकाली और वो SBIL के अंदर डाल दी। कुछ चीजें जो यहां फिट नहीं हो रही थी वो कंपनी लॉ के अंदर डाल दी। अब एक चीज है लेबर लॉज, वो इन लोगों ने यहाँ क्यों डाला वो इन्हें भी नहीं पता, पर इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको ओल्ड सिलेबस से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, मतलब जो आज आप हैं आप न्यू सिलेबस हैं, एंड 17-22 हो गया ओल्ड सिलेबस। 2017-2022 में इस सब्जेक्ट का नाम होता था SBEC, जिसका फुल फॉर्म बनता था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर, एंड दैट बुक मेड रियल सेंस टू मी। फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया जाता है कि अलग अलग तरीके के बिजनेसेस कौन से ऑप्शन है, यानी कि आप सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट कर सकते हो, पार्टनरशिप बना सकते हो, HUF बना सकते हो, कंपनी बना सकते हो, कंपनी में प्राइवेट पब्लिक OPC बना सकते हो, LLP बना सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस देते थे। उसके बाद आपको उसके पार्ट B में सिखाया जाता था रजिस्ट्रेशन, एक कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, प्लस उसके ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, डिजाइन्स के रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड लेना, आधार कार्ड अपने बिजनेस का, ये सब चीजें वहां पर सिखाई जाती थी। और पार्ट C में सिखाया जाता था उसी बनाए हुए बिजनेस को अब क्लोज कैसे किया जा सकता है। इसीलिए बुक का नाम होता था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, नॉट कंपनी, बिजनेस एंटिटी, इट्स रजिस्ट्रेशन एंड क्लोजर, पार्ट A, B, C। अब उस बुक का मेरे साथ हमेशा बहुत खराब क्या होता था कि जो पार्ट A है वो एग्जैक्टली कंपनी लॉ से मैच होता था। तो वो चीज तुम डायरेक्ट भगवान से सीख के आते थे, यानी विकास वोरा से। विकास तुमको इतना गॉड लेवल तैयार करवा देता था कि अब उस चीज को वापस बोलने की जरूरत भी नहीं है जो मैं पढ़ाता था, तो वो रिपीट टेलीकास्ट होता था। तो बच्चे मेरी तरफ देखते रहते थे, जैसे तुम 2:55 पे आज देखोगे वैसे बच्चे लेक्चर की शुरुआत में देखते थे कि भाई खत्म कब होगा, क्योंकि भाई सब कुछ आता है, उनको बैठने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा होता था मेरा काम है हर चीज डिस्कस करना, उनका लॉजिक भी उनको पहले ही पता होता था क्योंकि विकास तैयार करवा के भिजवाता था यहाँ पे। सो नाउ उस टाइम पे मैं इंतजार करता था पार्ट C का। पार्ट C उस बुक का सबसे बेहतरीन पार्ट होता था, जिसको अपन लोग कहते थे वाइंडिंग अप क्लोजर के लिए। 3 चैप्टर होते थे उसमें, चैप्टर 19 डोरमेंट, चैप्टर 20 स्ट्राइकिंग ऑफ, चैप्टर 21 IBC। टेक्निकली ब्रिलियंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और 3 चैप्टर में 25 नंबर आ जाते थे। पार्ट C वॉज माई फेवरेट, माई किड्स फेवरेट, एवरीवन्स फेवरेट। तो हम उस टाइम पे सबसे पहले अगर मुझे इंप्रेस करना होता था बच्चों को तो मैं पार्ट C उठा लेता था। सिंपल इजी, बच्चों को प्यार, मुझे भी प्यार, फिर पार्ट A में एक दूसरे को समझाते समझाते हम निकल जाते थे। तो इंस्टीट्यूट को ये दिख गया कि बच्चों को पार्ट A में मजा नहीं आ रहा है और पार्ट C में बहुत मजा आ रहा है, तो उन्होंने इधर पार्ट C डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा कि क्यों इंटरेस्ट लेके पढ़ना, हम वही चीज पढ़ाएंगे इनको जो इनको जरूरत नहीं होती। तो अब जो नया सब्जेक्ट बनाया SBIL, इसमें पिछले आपके पूर्वज का पार्ट A, B रखा है, पार्ट A और B रखा है, पर पार्ट C ही नहीं रखा जो हम सबका फेवरेट हुआ करता था। सर अब वो पार्ट C आपके लिए एक नया सब्जेक्ट बन के आ गया है। सर वो नया सब्जेक्ट अब आपको प्रोफेशनल में पढ़ना है। प्रोफेशनल के अंदर ग्रुप 2 में वो आपको पढ़ाएंगे वैभव सर। जब आप आगे आएंगे उनको हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉस कहते हैं, जो आपको तब सिखाया जाएगा जब आप वहां पहुंचेंगे। बहुत जल्दी पहुंचेंगे, बहुत जल्दी आप वहां पे उनसे पढ़ोगे। अब पिछले सिलेबस में एक खराब चैप्टर हुआ करता था जो बच्चे बड़े बोर हो जाते थे
चैप्टर 17 जिसका नाम होता था लेबर लॉज। इंस्टीट्यूट ने कहा कि अब इस चैप्टर को हटा देते हैं और उन्होंने चैप्टर हटा दिया, उसे पार्ट बना दिया पूरा का पूरा। अब पार्ट बी लेबर लॉज है। सो नाउ जो पहले का चैप्टर 45 पेजेस में खत्म होता था, अब वो 200 पेजेस का करके आपको वापस से दिया है लेबर लॉज के नाम पर। और अब अपन पार्ट बी में लेबर लॉज पढ़ते हैं। आपने कहा भैया लेबर लॉज हमको पढ़ने की क्या जरूरत है, मतलब व्हाई वुड वी लर्न? सर सीएस को प्रैक्टिसिंग लॉयर कंसिडर किया जाता है लेबर कोर्ट्स के अंदर। मतलब अगर आप सीएस बन जाते हैं तो आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं लेबर कोर्ट्स में, आप लड़ सकते हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं आपकी सीओपी के दम पर। जबकि हर कोर्ट ऐसे आपको रिकॉग्नाइज नहीं करती, पर लेबर कोर्ट्स आपको तभी रिकॉग्नाइज करती जब आपके कोर्स करिकुलम के अंदर आपने लेबर लॉज पढ़ा है, वरना वहां जाके तुम कोई भी लॉज बोलने लग जाते पिक्चर देखकर। ऐसा तुम ना करो, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे लिए इसको ऐड किया है। ये पढ़ने से तुमको नॉलेज मिले ना मिले पर इज्जत जरूर मिलेगी, बिकॉज नाउ यू विल बी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर कि आप आराम से लेबर कोर्ट्स में प्रैक्टिसिंग लॉयर की तरह आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, हेंस लेबर लॉज दिया है। एक चीज से मैं बहुत खुश हूं कि पिछली ड्राफ्टिंग के मुकाबले इस बार के मॉड्यूल की ड्राफ्टिंग कंपैरेटिवली बेहतर करी गई है एज अगेंस्ट लेबर लॉज। पहले के लेबर लॉज तो मजाक थे, मतलब लेबर भी चांटा मार देती हमें। अब एटलीस्ट लेबर लॉज काफी डिटेल में दिए गए, काफी अच्छे दिए गए। लेबर लॉज एकदम ऐसा तुम मानना कि खाने से पहले की सूप है, खत्म, बस ऐसे चालू कर दे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इससे भूख खत्म होगी ना कुछ होगा, पर ये जल्दी बढ़िया सेटल हो जाता है। लेबर लॉज 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएगा, पर आपको 40 नंबर सीधे करवा देगा आपके। सो लेबर लॉज पे फोकस करना है क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत टाइम पास है। ऐसा आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि शिट लेबर लॉज कितना टेक्निकल है। आप जेआईजीएल में, कंपनी लॉ में, अकाउंट्स में ऐसा डिस्कशन कर सकते हो कि आज वाली बात थोड़ी सी 19-20 समझ आई, ऐसा होगा नहीं, पर हो सकता है कि आप बोल दो यार ये बात समझ नहीं आ रही थी। ये दिन आपको लेबर लॉज कभी नहीं दिखाएगा। ये इतना सिंपल होता है कि इसमें कभी अटकने की दिक्कत नहीं है। जानना मत। फोन बंद कर दिया आपने? अच्छा, जाना मत भैया, पर जाना मत। 2 मिनट आप समझो, एक प्रोजेक्टर करिए, मतलब बाजार में इतने कॉम्पिटिटर नहीं कर पाए, ये कर देगा, 2 करियर खत्म हो जाएगा मेरा। रुको, हाँ जी सर, तो वापस आते हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर कह रहा था, ये जो पहले मई वाले बच्चे आए थे, मैंने इनका चैप्टर 19 शुरू किया था। हमने उस 10 दिन में 19 चैप्टर के अंदर 4 यूनिट्स पढ़े। ये चैप्टर 19 जो आज से वापस आए हैं, आपको अब मैं वापस से एंड में पढ़ाऊंगा। हम चैप्टर 19 एंड में देखेंगे। सर एंड का पूरे पोर्शन के एंड नहीं, पार्ट बी के एंड पे ही देख लेंगे, क्योंकि पहले मैं लेबर लॉज ही पढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों को चैप्टर 19 पूरा अलग से करा के दूंगा और आप लोगों की 2 यूनिट अपन अलग से कर लेंगे साथ में। सो वी डू नॉट हैव टू वरी। यहां से जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज कंप्लीटली अ न्यू बैच, नथिंग फ्रॉम द ओल्ड साइड। जो लोग मई में आए थे, आप लोग अपने चैप्टर 19 के आगे 5 पेजेस छोड़ देंगे, मतलब 10 साइड्स छोड़ देंगे। आप लोगों के लिए उतना लिखना बाकी है उसमें, उसके आगे बढ़ा जा सकता है। अभी नहीं हो रहा ना फ्लिकर? ठीक है, आपका भी रेंज आ गई ना, तो मैं वापस फोन कर दूंगा अगर कुछ हुआ तो चलेगा। हाँ जी सरकार, तो अब वापस पधारते हैं आपके इसके एसबीआईएल में। अच्छा, अब देखो एसबीआईएल के अंदर दोस्तों, एसबीआईएल के अंदर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। जहां पे आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो अब इन लोगों ने ओल्ड सिलेबस को कॉपी पेस्ट किया है पार्ट ए के अंदर। पार्ट ए में आपको अलग अलग टाइप के बिजनेस एंटिटीज के बारे में बताया जाएगा, उनको बनाया कैसे जाता है और रजिस्टर कैसे किया जाता है। क्लोजर हटा दिया। सर क्लोजर मालूम कहां डाल दिया है? कंपनी लॉ के अंदर। अब विकास आपको वाइंडिंग अप सिखाएगा, 270, 271, 272, 273, ये सारे के सारे सेक्शंस विकास आपको सिखाएगा। उससे ज्यादा एडवांस प्रोफेशनल में अब वैभव सर आपको सिखाएंगे। तो जो इस सब्जेक्ट की मेरी सबसे फेवरेट चीज थी वो हटा दी गई है ऑलमोस्ट। अच्छा, बाय फार एक चीज, इस बैच को, इस एसबीआईएल के बैच को आई वुड वांट टू मेक ऐसा वन ऑफ माय बेस्ट बैचेस फॉर माय लाइफ, बिकॉज हो सकता है कि अपकमिंग टाइम्स में आई माइट बी ड्रॉपिंग दिस वन, सो दिस माइट बी माई लास्ट और प्रोबेबली सेकेंड लास्ट बैच ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो लेट्स मेक दिस बैच अ मेमोरेबल वन। सो आई वुड वांट कि मैं इसमें जितना अपना जोर हो सकता है वो उतना लगाऊंगा, ताकि दिस रिकॉर्डिंग शुड स्टे विथ मी फॉर क्वाइट अ लॉन्ग। सो hoping, अच्छा, obviously it's a part and parcel of growth that you depart from somewhere, you start something. So आने वाले probably 1 साल के अंदर I'll depart 2025 इसी मंथ तक। I'm sure कि मैं इधर से डिपार्ट हो चुका हूँगा इस सब्जेक्ट से। तब तक कोई नए आ रहे होंगे और तब तक आप प्रोफेशनल में एंटर कर रहे होंगे, तब तक 2 बैचेस में। सो इस बैच के अंदर पूरा एकदम जबरदस्त जोर लगाएं और मस्त तैयार करते हैं। विद दैट अब अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? वील स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर आपके लेबर लॉज का, दैट इज पॉश।
एनीवन हैज हर्ड अबाउट पॉश? क्या तुमने यस बोला? मैंने पता नहीं कुछ और ही सुना। बेटा सेक्सुअल पूरा बोलना है, आधा अधूरा में बहुत अजीब से सुनाई देता है ये। हाँ जी, सो हम बात कर रहे थे, इस एक्ट को कहते हैं हम पॉश। अच्छा, नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन, बट खाली यहां तक मत पढ़ना वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस पर ब्रैकेट पढ़ना, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल करना नहीं है, प्रिवेंट करना है, प्रोहिबिट करना है एंड रिड्रेस करना है। एक्ट 2013। अगर अब इस एक एक वर्ड को पूरी तरह से तोड़ू, अच्छा एग्जाम पर्सपेक्टिव आप मान के चलिएगा कि 5 से 10 नंबर का चैप्टर है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 की रेंज में आएगा। लेबर लॉज में थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, विच इज गुड। केस बेस्ड मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। मानसी, a girl employed as a trainee in the office, was working in the evening at around 10 PM. A laborer turned over there, जिसने उनसे बदतमीजी करी, उनके ऊपर उनको टच कर दिया। Is this sexual harassment or not? With this same, please explain with the proven provision कि क्या होता है sexual harassment। अभी आपके हिसाब से आप कहेंगे हाँ सर ये सेक्सुअल हरासमेंट है या नहीं, बट मेरे हिसाब से पहला सवाल है क्या मानसी एम्प्लॉय है या नहीं। आपने वो चेक करना था क्योंकि मैंने कहा था वो ट्रेनी है। सेकंड चीज, कोई लेबर ने आके टच किया, जबकि सेक्सुअल हरासमेंट में हम वर्ड यूज करते हैं कि जब कोई सुपीरियर इंसान अपना पावर इन्फ्लिक्ट करता है, आपसे सेक्सुअल फेवर मांगता है। ये तो लेबरर था। तो मैंने ना क्वेश्चन में बड़े ट्विस्ट टर्न डाले हुए हैं। ये इतना स्ट्रेट रोड मैप आंसर नहीं था जो आपको लग रहा है कि हाँ टच किया खत्म, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो यही चीज क्लैरिटी देने के लिए हमने ये चैप्टर पढ़ना है। क्वेश्चन घुमाकर ही आएगा। सर मैं आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, जब हम मे में बैठे थे तब भी मैंने इनको प्रीवियस क्वेश्चंस दिखाए। आपको भी पूरी एक शीट दूंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें इसके ऊपर काफी बेहतरीन क्वेश्चंस आ चुके हैं। इनफैक्ट इस बार भी बहुत सुंदर क्वेश्चन आया था। सो नाउ पहले चैप्टर पढ़ते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और ये क्वेश्चन देखेंगे कि हैड इट बीन आप वहां होते तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते कि नहीं। चलिए एक्ट का नाम फिर से ब्रेक करते हैं, ठीक है। सर सबसे पहला वर्ड था सेक्सुअल हरासमेंट। अच्छा नाउ ये वर्ड सेक्सुअल हरासमेंट ये बहुत पुराने वर्ड्स में आता है, ठीक है एकदम। अच्छा सर कब से, बहुत पहले से इंडिया में हो या फिर इंडिया क्यों, आप कहीं पे भी बात करें, सेक्सुअल हरासमेंट इज अ टर्म जो ये डिपिक्ट करती है कि भैया जब कोई व्यक्ति, अच्छा सेक्सुअल हरासमेंट विमेन भी कर सकती है ना, मतलब ये तो हम शिकायत नहीं करते, ठीक है, पर कर तो सकते हैं ना, मतलब औरत भी कर सकती है सेक्सुअल हरासमेंट। तो सेक्सुअल हरासमेंट जेंडर नहीं देखती। सेक्सुअल हरासमेंट का एक सिंपल सा अर्थ है, सेक्सुअल हरासमेंट का एक सिंपल सा अर्थ है जब किसी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर मुझसे जोर जबरदस्ती की हो, मेरा कंसेंट ना हो और उसने मुझे सेक्सुअली अनकंफर्टेबल फील कराया हो, या फिर किसी भी तरीके से मेरी बॉडी को टच किया हो या फिर मुझे ऐसा फील कराया हो, तो मैं इसको सेक्सुअल हरासमेंट के लिए क्लासिफाई कर दूंगा। अब इस एक्ट ने बोला वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन, तो एक्ट बहुत क्लियरली बोल रहा है कि हम अभी औरतों के लिए बात कर रहे हैं, मतलब आदमियों के साथ हो वैसे हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, हम लोग तो आवाज भी नहीं उठाते, मतलब इनने हमारी सोसाइटी की तरफ जिम्मेदारी है, हमें कोई छेड़ दे हम नहीं यूं कर रहे कि ओ ये क्यों छेड़ा, हम कंफर्टेबल होते हैं, हमने कोई बात नहीं, कह रहा है कोई कह रहा है उसमें क्या हो गया, चलता है, इतना हम एडजस्टिंग नेचर, तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, सो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन अगेन कहां पर, एट वर्क प्लेस। तो मतलब दो चीजें, ये एक्ट औरतों से डील कर रहा है, वो भी कौन सी, वर्किंग वुमेन, मतलब एट वर्क प्लेस, नॉट एट योर प्लेस, एट योर, अबे मैं गलत, कैसे चीप लोग हैं इस बात पे हंस रहे हैं गवार। मैं कहा दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, मतलब कि जो औरत काम कर रही है, काम करने के दौरान या काम के वक्त उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो इस एक्ट के अंदर आना है। एक से अच्छा, अपार्ट फ्रॉम जो बात तो समझ में आई ना कि मैं क्या कह रहा था, हाँ थैंक्स। सो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, अब इसमें ब्रैकेट में लिखा गया 3 चीजें। पहले तो हमें सर रोकना है, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है कि हम इसे पनिश करते हैं, अगर किसी ने भी सेक्सुअल हरासमेंट किया तो हम पनिश करेंगे, दिस इज प्रोहिबिशन। सेकेंड चीज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब हमें इसका बचाव करना है कि ऐसा ना हो, प्रिवेंशन इज हमें बचाव करना है। प्रोहिबिशन हम इसे कंडेम करते हैं, कंडेम मतलब हम इसे गलत मानते हैं, हम इस पर सजा सुनाएंगे। और तीसरा रिड्रेसल, रिड्रेसल मतलब अगर फिर भी किसी के साथ हुआ तो हम औरत को कॉम्पनसेट करवाएंगे उसके साथ जो भी गलत हुआ। अच्छा सर समझो, अभी किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो, आपके हिसाब से क्या कॉम्पनसेशन है, पैसे दिलवा दें, शादी करवा दें, तो क्या इलाज दिया, जिसने किया उसको हरास करें वापस से,
अबे वो खुश हो जाएगा, कहेगा ये पनिशमेंट थी, आप बताया नहीं। हाँ जी, लाइव वाले बच्चों आप क्या बोलते हो, क्या करना चाहिए? पैसे ले लें? पैसे नहीं? आपने सर क्या कर रहे हो? टॉट नहीं है पर ओके, नहीं पनिश कर, बहुत पनिशमेंट बहुत अलग अलग तरीके से होती है। तू कौन सी पनिशमेंट की बात कर रहा है वो बताना, मतलब जेल भेज दें, फांसी? भाई साहब हरीश को 7-8 बार हो जाती है अभी तक, कैसी बातें कर रहे हो? डायरेक्ट फांसी, थोड़ा तो नीचे आ जाते भाई। भाई अच्छा हुआ यार, लॉ मेकर तुम हो ना, वेदांत अग्रवाल को तो पता नहीं कहां से लटकाते। आ जाओ वापस से। जी प्लीज, एनीवन एल्स मोर सजेशंस? सस्पेंड कर दें उसको काम से, ठीक है चलो नौकरी से सस्पेंड कर दिया आपने कुछ दिन के लिए, और यार अपन लौंडे हैं यार। ठीक है, मैं पश्चाताप करवाना है उससे, ठीक है। हाँ जी, 3rd डिग्री मत कर यार। अच्छा, इफ आई मे टेल यू दिस इज सर डेथ। मेरे यार तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या थोड़े से? कल मैं कहूंगा किसी ने सिग्नल तोड़ दिया, तुम पता नहीं क्या बोलोगे उसके साथ करने के लिए। गाड़ी के साइलेंसर में उसको डाल दो, इतना नहीं होना था आगे, इट्स ओके। भाई साहब देखो, समझो एक चीज, लॉ बनाया जाता है कि अगर किससे क्राइम हो जाए तो हमने उस व्यक्ति को जान से नहीं मारना, हमने उसे सोसाइटी में सुधार के वापस लेके आना है, इसलिए उसको बाहर जेल गया। डेथ तो तुम ऐसे चला रहे हो जैसे कोई च्युइंगम मांग रहा है तुमसे, ऐसे नहीं चलती डेथ। भाई साहब नई जनरेशन तो बहुत खतरनाक है। कमिंग बैक, ऐसे नहीं होता। अच्छा देखिए, यहां पर भी आपको सजा मिल सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, जो बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। देखो लड़की जब सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर रही है ना, वो टेक्निकली स्पीकिंग वो तुमसे मोस्टली कॉम्पनसेशन नहीं चाह रही है, मतलब मोस्टली उसको ये नहीं है कि मुआवजा मिल जाए तो ठीक है, हाँ भाई छेड़ा तो ले 500, ये नहीं हो रहा। समझो आप मेरी बात, यहां पर मुआवजा मेन नहीं है, मुद्दा है यहां पे। अरे तुम ठीक हो थोड़े से, ये कह रहे शादी करवा दो, ऐसे तो मैं नौरा फतेही छेड़ दूंगा, करवा देना जोर जबरदस्ती से मेरी शादी, कह दूंगा घर जाके मैं दूंगा, आई एम सॉरी, मैं क्या करूं, पनिशमेंट थी ये तो बेबी, मुझे करनी पड़ी। कल कैटरीना भी छेड़ी मैंने, ऐसे हर 6-6 महीने में छेड़ता रहूंगा। अबे ये कौन सी हिंदी पिक्चर देख के आ रहे हो तुम, ऐसे नहीं चलता है लॉ। चलिए वापस आते हैं। सो दिस इज नॉट हाउ इट रियली वर्क्स। कमिंग बैक वेयर आई वाज, यहां पर सस्पेंशन एक बहुत अच्छी चीज होती है। जनरली क्या करते हैं, एम्प्लॉय को जिसने छेड़छाड़ करी उसको ट्रांसफर करवा देते हैं, आप इसको इस ब्रांच से शिफ्ट करवा दो, बिकॉज द गर्ल वुड फील अनसेफ अराउंड हिम। बहुत बार शिफ्ट हो जाता है, बहुत बार सस्पेंड हो जाता है, इनकी जॉब टर्मिनेट कर दी जाती है, साथ साथ में इनसे कॉम्पनसेशन भी लिया जा सकता है। पर मेन चीज जब एक लड़की शिकायत कर रही है तो मुद्दा कॉम्पनसेशन का नहीं होता, मुद्दा अभी भी रिलेट करता है कहां पर, जहां पर हम उसकी सेफ्टी कैसे अश्योर कर सकते हैं, इसके ऊपर बात है। अच्छा, अब इस एक्ट का नाम द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, द प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। आपको क्या लगता है कि 2013 से सेक्सुअल हरासमेंट शुरू हुआ था? ये तो बहुत ही पुरानी चीज थी। अब सबसे पहला केस जिसके ऊपर हमने बेंचमार्क गाइडलाइंस बनाई उसको विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। जो गाइडलाइंस आई थी वो थी विशाखा गाइडलाइंस। अच्छा, ये केस था भंवरी देवी का, ये केस था भंवरी देवी का, राजस्थान का केस है, काफी इनफेमस केस है। भंवरी देवी ये जो एक लड़की थी, ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी, सोशल एक्टिविस्ट जो ध्यान रखती थी कि भाई चाइल्ड अब्यूज ना हो, चाइल्ड मैरिज ना हो, चाइल्ड लेबर रोकती थी, बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम रखते हुए इसकी सारी एक्टिविटीज वो होती थी जहां पर बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो इन्होंने यहां तक की बातें उठाई थी कि यार ये जो स्कूल बैग आप इतने भर भर के दे देते हो छोटे बच्चों को, इट्स नॉट राइट फॉर देम, प्लीज एजुकेशन सिस्टम को लाइटन अप किया जाए, या फिर स्कूल में लॉकर फैसिलिटी लाई जाए। स्कूल के पास जिनमें लॉकर फैसिलिटी मांग रही है उनका मेन गेट का ताला नहीं है, वहां कह रही लॉकर फैसिलिटी, तो नहीं हो सकता था, बट शी वॉज द वन हु वॉज फाइटिंग। तो एक बार क्या हो गया, एक समाज में शादी हो रही थी, आई नो कौन से समाज में शादी हो रही थी, बट लेट्स नॉट टेक इट टू कास्ट, कहीं पर भी शादी हो रही हो, तो एक समाज में शादी हो रही थी जहां ये पहुंची, चाइल्ड मैरिज हो रही थी, तो वहां ये पुलिस लेके पहुंच गई कि चाइल्ड मैरिज नहीं होने देंगे। इन्होंने वहां पर अपने सारे तथ्य रखे कि एक बच्ची शी इज नॉट रेडी फिजिकली फॉर अ मैरिज इतनी अर्ली एज में, जिसकी वजह से आप फिर क्या होता है कि अबनॉर्मल इंटरकोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है, वक्त से पहले वो मर जाएगी वगैरह वगैरह उसने बताया, और शादी रुकवाई। सामने वाले ने पूरा जोर लगा लिया पर नहीं होने दी, शादी नहीं हुई, ये अलग हो गए, एंड शी लेफ्ट।
अब उसके फैमिली वाले जो शादी हो रही थी उस लड़के के, वो बहुत ही गुस्सा हो गए एंड दे ऑल वेंट, ऐसे कुछ 4 लोग गए इस लड़की के घर पे। मीनवेल वहाँ उसका हस्बैंड था, वहाँ पहले उसके हस्बैंड को मारा और मार के वहीं बांध दिया, और उसके बाद व्हेन शी रिटर्न बैक सो दे ऑल रेप्ड हर। बात चली शादी से और इन्होंने जाके उसका रेप कर दिया गुस्से में, वो भी उसके पति के सामने, उसको मार के फिर इस लड़की को भी मारा। तो शी वॉज टू शैटर्ड, शी वेंट ऑन टू फाइल अ केस अगेंस्ट देम, बट काफ़ी बड़े लोग थे तो इतना कुछ हुआ नहीं। बट देन दिस केस वॉज टेकन अप बाय अ फाउंडेशन, जहाँ पे इस केस को विशाखा नाम दिया गया। सहेली फाउंडेशन बीच में आई थी जिन्होंने इनको साथ में लिया और बोला कि सर हम देख लेंगे यहाँ से, मैम आप छोड़ दो, अब सब हम लड़ेंगे। एंड दे वेंट ऑन टू द कोर्ट और उन्होंने बोला दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो कोर्ट कह रही है फालतू बात कर रहे हो, कह रही सेक्सुअल हरासमेंट समझा, ऑफ वुमेन समझा, वर्क प्लेस कैसे हुआ, ये रेप तो घर पे हुआ है। कह रही है आप फिर गलत जा रहे हो। बोले इसका ऑफिस कहाँ है? बोले इसका कोई ऑफिस है ही नहीं। बोले मतलब एक सोशल एक्टिविस्ट अपने घर से ही काम करती है और जहां से उसे गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी वो वहां से निकलेगी, पुलिस वालों को लेगी, वहां जाके समाज के अंदर सही करवाएगी। मतलब टेक्निकली वो अपने घर से काम करती है। तो इस केस में उसका घर ही उसका वर्क प्लेस था और ये लोग वहीं पहुंच गए क्योंकि उनको पता था कि अपने वर्क प्लेस पे ही होगी और वहां पहुंचे, इसके बाद ऐसा ऐसा किया। और अगर आज अपन लोग नहीं करेंगे कुछ सही तो ऐसा ही होता रहेगा और लड़कियां डरती रहेंगी। अच्छा देखो, सेक्सुअल हरासमेंट इज अ सीवियर ऑफेंस। आज देखो दुनिया में आप किसी से मिल लो, मैं आपको एक चीज फैक्ट बताता हूं, आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल लड़की से अच्छा किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट करते वक्त इधर का इस्तेमाल नहीं करती। उसके दिमाग में तुम्हारी पूरी हिस्ट्री है, एक पूरी छपी हुई, उसने तुम्हारी गलतियां रिकॉर्ड करके रखी है, वो एक ही दिन अटैक करेगी, एक बार में केस जीत करके निकल जाएगी। तो अपन वो है 100 सोनार की, वो एक है लोहार की, एक ही बार में बात खत्म कर देगी, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगी अपन हार जाएंगे। पर फिर भी आपने कितनी फीमेल लॉयर्स देखी हैं जो प्रैक्टिस करती हैं? आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स में तो ब्रिलियंट है पर आपको कभी नहीं मिल रही। सो नाउ व्हाट डू वी गेट एट ओवर हियर? फीमेल्स फील दे आर नॉट सेफ इन कोर्ट्स। इन द रूम ऑफ जस्टिस फीमेल प्रैक्टिशनर्स नहीं आ रही क्योंकि उनको लगता है दे आर नॉट सेफ। और ये एक्चुअल बात है, एक्चुअल में कोई इतना वो सेफ फील नहीं करती। मेरे तो बहुत फ्रेंड्स है जो प्रैक्टिस करती। मेरी एक फ्रेंड थी, शी वांटेड टू प्रैक्टिस, ऐसा उसको नेक्स्ट लेवल क्रेज था प्रैक्टिस करने का। 6 महीने इंटर्नशिप करी, उसके प्रैक्टिस के भूत ही उतर गए। मैंने पहली बात उसको बोली, मैंने कहा प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले इंटर्नशिप कर रही थी, मैं कहा तुझे कुत्ता काटा था तो हरियाणा में प्रैक्टिस करने की सबसे पहले, मैं कहा एटलीस्ट शुरू तो यहाँ से करती। कहती यार मेरे को महाराष्ट्र में नहीं जम रहा क्योंकि मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, वेरी अग्रेसिव मराठी बोलते हैं यहाँ पे तो सब, तो उसको आती नहीं थी, तो वो हरियाणा गई प्रैक्टिस करने। 6 महीने में भूत उतर गया उसका प्रैक्टिस का। उसने अपनी लाइन ही चेंज कर ली, वो जज बन गई। अगर आपको पता हो, मैंने फोन लगाया था लास्ट टाइम अरुणिमा को, मे वाले बैच में लगाया था क्या फोन अरु को, शी इज अ जज। उसने बोला था अरे तूने फोन कर लिया, अपन बाद में बात करते हैं। नहीं, आपके बैच में नहीं था, तो अभी कोई तो बैच था जिसके अंदर मैंने उसको फोन लगाया था। नाउ शी इज अ जज, शी इज नाउ फीलिंग सेफ, बट वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं बनी। सो क्लियर वाई? बीस बोलती है चिराग, अच्छा मैंने तो बहुत काम किया इसमें, क्या हालत होती है, मान लो कि अगर कोई लॉयर की इंटर्न आ रही है लड़की, तो कोर्ट में बात आ जाती है, पहले फिक्स होता है सब। अरे एक सेकेंड, और कहाँ छेड़ेंगे, वकील ही बहुत हैं, ठीक है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरे को ऐसे में बाहर बैठा हूँ, मेरा एक फ्रेंड में बहुत अच्छा है, ऋषि था वहाँ पे, तो वेरी गुड लॉयर, अभी तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है हाई कोर्ट में। आया, कहता सुन 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 सुन, इनके प्रमोद सर वाली बेंच पे चलना है क्या? मैं अपने क्या काम प्रमोद बेंच पे? बोले सर आज वहाँ बाली सर का केस है, उनकी इंटर्न जबरदस्त है। मैं कहा केस अच्छा है, विटनेस अच्छी है, जजमेंट का चांस है, सीखने को मिलेगा, सब जाए खड्डे में, इंटर्न अच्छी है। मैं कहा चल फिर हम पहुंच गए वहां पे, ठीक है, और बात सही थी, तो हम आराम वो सब केस लड़ रहे हैं और हम भी बैठ के देख रहे थे कि मैम क्या लिख रही है। वो कुछ नहीं लिख रही थी, वो आराम कर रही थी बढ़िया एकदम, हम उनको देख रहे हैं। अच्छा बेस्ट पार्ट क्या था, हम उससे देख रहे हैं, सामने वाला लॉयर उससे देख रहा है, इधर से जो गवाही देना है वो उससे देख रहा है, जो मुजरिम है वो उससे देख रहा है, और जज हम सबको देख रहा है बैठ के। चल क्या रहा है ये? वो आदमी बाली सर जो इतना टॉप लॉयर था, उसकी बात कोई सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं था, गवाही भी गवाह देने में इंटरेस्टेड, हम सब एक ही जगह देख रहे थे। वो बेचारी अगले दिन से कोर्ट ही नहीं आई होगी हमारे साथ, क्योंकि हम हैं ही ऐसे। तो एक सेकेंड, इजंट दिस हरासमेंट? सींग लगनी हरासमेंट के आपने किसी को 5 मिनट में इतना ऑकवर्ड फील करवा दिया कि वो भाई साहब उठ के चली गई वहां से। सो नाउ दिस इज क्लासिक केस ऑफ हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट। अच्छा ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ही कहलाएगा ना, वो उसका वर्क प्लेस है, वहां पर शी इज गेटिंग सेक्सुअली हरास्ड।
अब विशाखा गाइडलाइंस में फर्स्ट टाइम लॉ बना कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। भैया देखो, अब ये केस कब आया था? 1992 में। 1992 में विशाखा गाइडलाइंस में कोर्ट ने बोला कि इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोर्ट ने बोला इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या, कि आपके पास खुद का एक एक्ट होना चाहिए जो वुमेन को प्रोटेक्ट करे फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। इंडियन गवर्नमेंट की आंखों में आंसू आ गए, बोले सही कह रहे हो, हम इमीडिएटली बना देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो 1992 में उन्होंने बोला था और फट से हमने 2013 में लॉ बना भी दिया, ठीक है। इट जस्ट टुक अस 21 ईयर्स टू डिसाइड कि हाँ भाई सेक्सुअल हरासमेंट एक ऑफेंस है। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट को औकात पता थी हमारी, तो उन्होंने बोला तब तक के लिए, जब तक आप एक्ट बनाते हो तब तक के लिए मैं जो गाइडलाइन दे रहा हूं वो ही एक्ट की तरह चलेगा। सो मतलब कि 1992 से ही हम सेक्सुअल हरासमेंट को पनिश करते हैं। फर्क क्या है कि 2013 से हमने इसके ऊपर पूरा क्या बना दिया, एक एक्ट बना दिया है जिसके ऊपर अब अपन चलते हैं। श्योर एनफ टिल नाउ? तो एक्ट का मतलब आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आ जाए सर। सो नाउ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस इज अ सीरियस कंसर्न। मैं बस एक चीज में खुश होता कि यहाँ पे वुमेन हटा देते। सेक्सुअल हरासमेंट इज अ सीरियस कंसर्न, इट कुड बी ऑफ आइदर साइड्स। अगर आपने कल की टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ी हो तो यूपी में एक बंदे ने सुसाइड किया है, एक लड़के ने, क्योंकि उसको 4 लोगों ने सेक्सुअली हरास किया, ठीक है। लड़कों ने लड़के को हरास किया, ठीक है। तुम ऐसे सोच रहे हो कि लड़कियों ने हरास किया तो सुसाइड क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं था, लड़कों ने हरास किया। तो सेक्सुअल हरासमेंट तो कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज में पहले आगे बढ़ूं, ये कहते सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन है, बट इसमें मेल भी आ सकते हैं। कैसे आएंगे वो आगे चल के आपको इंटरप्रिटेशन सिखाता हूं। अभी के लिए सबसे पहले सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन अ वर्क प्लेस इज अ सीरियस कंसर्न टू ह्यूमैनिटी ऑन द होल। इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड टू बी इन अ वेरी नैरो सेंस। इट मे इंक्लूड सेक्सुअल एडवांसेस। व्हाट आर दीज सेक्सुअल एडवांसेस? एनीवन? व्हाट आर सेक्सुअल एडवांसेस? नो वन? If you do sexually something for me, you get a promotion. ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है। यानी कि एक सेक्सुअल हरासमेंट तो हो गया, आप किसी को छेड़ दिए। एक सेक्सुअल हरासमेंट ये भी होगा जहां पर तुम्हारी तरक्की इस चीज पे टिकी है कि तुम मेरे को सेक्सुअल एडवांसेस फेवर करोगी, मतलब जो मैं चाह रहा हूं तुम वैसे करोगी, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगा। आपने एक नाम सुना होगा, कास्टिंग काउच। Have you heard about casting couch? आप कोई भी सीनियर एक्ट्रेस के इंटरव्यूज देखेंगे, बोलेंगे वी हैव गॉन थ्रू कास्टिंग काउच। व्हाट इज कास्टिंग काउच? एनीवन? इफ यू वॉन्ट टू हैव दिस रोल, जब आप कास्टिंग के लिए जाते हैं, दे मे आस्क यू टू डू एनीथिंग एंड पीपल डू जस्ट टू गेट द रोल। इसको कास्टिंग काउच। इजंट दिस सेक्सुअल हरासमेंट? आपने बीच में #MeToo का एक बहुत ट्रेंड सुना होगा। ये किसी एक्ट्रेस ने तो शुरू किया था, जिसने बीच में नाना पाटेकर को भी लपेट लिया। नाना पाटेकर अबे बोले मैं कहाँ से बीच में आया बे, मैं कहाँ चल रहा था, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, तुम मुझे यहाँ तक पीछे घुमा के लाए, इतनी इज्जत है, पैसा है, दौलत है, कहाँ हाथ रख दूं, कहाँ बोल रहा है, कहाँ से बात कहाँ चली गई। बट #MeToo, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस है। सो नाउ सेक्सुअल एडवांसेस एंड इवन अदर वर्बल, मतलब कि इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी को फिजिकली टच किया जाए तभी सेक्सुअल हरासमेंट होता है। वर्बली भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। अच्छा, अपने यहाँ पे ना आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होगा, हो सकता है पूरा ग्रुप ही ऐसा हो, पर जो एक चीज में बहुत एक्सपर्ट है, डबल मीनिंग में। अब मेरी तरफ मत देखो ऐसे। हाँ, सो व्हाट आई ट्राइंग टू से कि अपन डबल मीनिंग में बहुत एक्सपर्ट है। बात को खत्म कर सकते हैं हम, कहीं भी ले जा सकते हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं। मैं कुछ भी बोलूं तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो। तुम है कोई ग्रुप में ऐसा डबल मीनिंग वाला, हर बात को इधर से उधर कर देता है? वेरी गुड बेटा, शाबाश, तेरी तरफ इशारा कर रहा है वो। हाँ, तो अभी डबल मीनिंग वाले लोग हैं। अच्छा, डबल मीनिंग में कुछ लोग होते हैं जो इतने जबरदस्त सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क मार के निकल जाते हैं ना, समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। अब सर ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आ सकता है अगर आपके इस डबल मीनिंग ने सामने वाली लड़की को अनकंफर्टेबल फील कराया इन द ऑफिस। दिस इज ऑल्सो सेक्सुअल हरासमेंट। श्योर एनफ टिल नाउ? सो नाउ सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या आ रहा है? एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एडवांसेस, एनी काइंड ऑफ वर्बल या फिर फिजिकल हरासमेंट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर। नाउ ये कोर्ट ने बोला था द टाइम हैज कम व्हेन विमेन मस्ट बी एबल टू फील लिबरेटेड एंड emancipated from what could be fundamentally oppressive condition against which an autonomous choice of freedom can be exercised and made available by women। अच्छा, कोर्ट ने बोला कि जैसे हम आदमी बिहेव कर पा रहे हैं, दिस इज द टाइम जहां औरतों को भी लिबरलाइज कर देना चाहिए, उनको भी लिबर्टी देनी चाहिए कि उनको जैसे बिहेव करना है वैसे बिहेव करें। भाई वहां पर बिहार के एक पार्षद कह रहे हैं कि भैया वहां पे उनके एरिया में रेप हो गया, कहते हैं कि लड़की की गलती है।
शॉर्ट्स पहन के बाहर क्यों आ रहे हो आप? हमने कहा है, हमने कहा शॉर्ट्स पहन के बाहर आ रहे हैं तो शॉर्ट्स पे कहीं लिखा था रेप मी, तो ये कौन सा तरीका हो? कहते कि नहीं, आप ऐसे करोगे तो लड़का एक्साइड हो जाता है, लड़का एक्साइड होगा फिर हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा वाह क्या लॉजिक दिया। अब जिस जगह पर आप ऐसी मेंटालिटी को प्रमोट कर रहे हो कि वो कह रहा है कि कपड़े ऐसे क्यों पहने, अच्छा देखो है ना, ये बचपन से शुरू होती है। इट्स द पेरेंटिंग प्रॉब्लम विच वी हैव। वी ह्यूमंस में हमने मेल्स हमेशा से बचपन से ना एक डोमिनेंट सेगमेंट देखा। ये तो अभी का टाइम चेंज हो रहा है जब माएँ खतरनाक होगी घर में, बट अगर आप पहले की तरफ देखो तो अपने ऐसे आप पुराना टाइम देखोगे ना तो मेल्स वर द डोमिनेंट वन, फीमेल्स वर सबमिसिव, कि भाई जो आदमी घर में बोल रहा है वही करना है, बिकॉज दे वरंट दैट इंडिपेंडेंट। तो उस टाइम की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमने देखी कि भाई मेल डोमिनेंट है, जो वो बोलेंगे वो सबको करना है। ऐसा मैंने बहुत सिंपल ऐसे तरीके से देखा। मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ। अब मम्मा, जितना मेरे को उदयपुर में याद था, हम जब घर जाते थे मम्मी ऐसे चुन्नी रख के हमेशा ऐसे घर पे वॉक करेगी हर जगह पे, गर्मी हो कुछ भी हो, वो ऐसे चुन्नी में। पापा बिन बनियान के टपक टपक इधर उधर घूम रहे हैं। मैं कहा ये कैसा रूल है, इतना भेदभाव? क्योंकि अरे उस बेचारी को गर्मी लग रही है, वो चुन्नी नहीं हटा सकती, और तुम देख लो भाई साहब, भरोसा नहीं, थोड़ी देर में पता नहीं कैसे चल रहे होगे भाई, कोई भरोसा नहीं। बट अपन लोग जिए हैं। अच्छा आप सबके घर में आप देख लो अपने पेरेंट्स से, आपको दिखेगी लिबर्टी का फर्क। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि हम कौन होते हैं जो डिसाइड करें कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। ये उनकी चॉइस है, वो कैसे जीना चाहती है, आपको उनके हिसाब से चलने दो। माई डैड हैज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि कोई छोटे कपड़े पहन ले। पापा को एकदम टेंशन हो जाती है, पसीने पापा को आ जाते हैं एकदम से। पापा उस दिन हम लोग कहीं खड़े थे विमाननगर में एक जगह पे, कोई लड़की शॉर्ट्स पहनी हुई, अच्छा एक्चुअली थोड़े तो ज़्यादा ही छोटे पहन लिए थे उसने कपड़े, और वो आराम से बेचारी सिगरेट पी रही है सुकून से। मैं और पापा यहाँ बगल में खड़े हुए थे। पापा कह रहे हैं पापा उसको मैं इसको, हम ऐसे देख रहे हैं। पापा मैं कहा पापा ये आजकल के बच्चे खतरनाक हैं, जब तक अपन रिएक्ट करेंगे हाथ उठा देगी दौड़ के आके। मैं कहा आपको क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी जिंदगी जी रही है, वो आपको देख रही है। बेटा लड़कियों को ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। मैं कहा उसको लग रहा है, रहने दो, अपन क्या कर सकते हैं। और कायदे से अच्छा तो मुझे भी लग रहा है। आप रहने दो ना, आप क्यों बोल रहे हो यार, अगला बंदा जी रहा है, तुमको कुछ कह रहा है नहीं। फिर वो सिगरेट पी रही है तो पापा उस पर कह रहे हैं कि सिगरेट पी रही, कहते हैं यहाँ पे क्या माँ बाप के साथ नहीं रहते ना बच्चे, तो बहुत छूट मिल जाती है इनको ऐसे। और फिर पान थूक रहे नीचे। मैं कहा सही कह रहे हो पापा, सिगरेट तो बहुत ही खराब होती है। अच्छा अब है ना, आप करो तो बढ़िया, दूसरा करे तो घटिया, बस वो सिंपल चीज है। तो मैंने पापा को कह दिया, मैं पापा आप भी तो गुटखा खा रहे हो, आप ऐसे बात कर रहे हो, वो सिगरेट पी रहे, दोनों ही हार्मफुल है, दोनों ही सेम चीज। तो पता नहीं क्यों फिर मैं पैदल घर गया, वो गाड़ी लेके चले गए। बट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, एंड एट द एंटायर स्फीयर विच वी आर रोमिंग अराउंड, हम इंडियंस में बड़े जजमेंटल हैं। हमने बहुत ही क्लियर नोशन बना दिया है, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। कोई आपके हल्की सी विपरीत बात कर दे, वो पूर्ण तरीके से गलत हो जाएगा, और तुम्हारे हिसाब से चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। सो नाउ एट दिस पॉइंट कोर्ट ने बोला कि अब वो टाइम आ गया कि औरतें भी लिबरेटेड फील करें, उनको इमेंसिपेट करा जाए, मतलब उनको अलाउ किया जाए जो उनका राइट है। उनको क्यों इतने टाइम से समाज के अंदर ऑपरेसिव कंडीशन दी गई। व्हाट इज ऑपरेसिव? आप सर ऑपरेसिव का मतलब समझे, उन्हें हर बात में दबाना कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ये क्यों ऑपरेसिव क्यों बनना? उनकी चॉइस है, उनको जैसा जीना है वो अपने हिसाब से जिएंगे, आप बीच में नहीं आ सकते उनकी लाइफ के। अगेंस्ट विच एन ऑटोनॉमस चॉइस, ऑटोनॉमस मतलब मेरी चॉइस, मेरी मन मर्जी, ऑफ फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज। दिस इज सेक्सुअल ऑटोनॉमी इन द फुलेस्ट डिग्री। व्हाट इज सेक्सुअल ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस। I can choose how I want to be, you can choose how you want to be, you do not disturb my sanctity, I do not disturb yours. It's so simple. आप अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी जिंदगी जीऊँ, मैं कुछ भी करूँ, आपको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी करो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। पुणे, मैं फिर भी बोलता हूँ, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज यू विल कम अक्रॉस। पुणे सच में बहुत सेफ है। आप पुणे में रेयर केसेस सुनोगे ऑफ रेप। ये आपको मैं बता दूँ, मैक्सिमम आपको पुणे के अंदर क्या केसेस ज्यादा सुनने को मिलेंगे, क्लब्स में दारू पी के किसी ने बदतमीजी कर दी, कोई ऐसे कर, ये पुणे के हाईएस्ट केस है। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, पर मैं कह रहा हूं कि पुणे में फिर भी क्राइम रेट बहुत कम है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम है एज कंपेयर टू, यू जस्ट क्रॉस दिस, गो टूवर्ड्स दिल्ली, गो टूवर्ड्स इवन थोड़ा सा आगे, आपको वहां पर ये क्राइम ज्यादा देखने को मिलेंगे एज अगेंस्ट यहां वाले इस एरिया में। तो यू आर लिविंग एट अ वेरी गुड प्लेस। नाउ विशाखा जजमेंट 1992, केस कौन था? भवरी देवी थी।
शी वॉज अ दलित वुमेन एम्प्लॉयड विद द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. ठीक है, अच्छा क्या प्रोग्राम के अंदर थी वहां पर? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. गांव में डेवलपमेंट लेके आना है, गांव को और डेवलप करना है, इस प्रोग्राम के लिए वहां पर थी. शी वॉज ब्रूटली गैंग रेप्ड. गैंग रेप मतलब मोर देन वन पर्सन वॉज अटेम्प्टिंग टू रेप ऑन अकाउंट ऑफ हर. अच्छा क्यों उसका रेप किया? क्योंकि उसने एफर्ट्स दिए थे टू कर्ब. कर्ब का मतलब क्या होता है? स्टॉप द देन प्रेवलेंट प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज. वहां पर चाइल्ड मैरिज चल रही थी जिसको रोकने की वो बेचारी कोशिश कर रही थी. चाइल्ड मैरिज रुकनी चाहिए इन ऑल केसेस. सही बात. देखा, लड़कियां मना कर रही, लड़के अभी भी कुछ नहीं बोल रहे. बस यही जलील लौंडे हैं, क्योंकि हमने तब भी आवाज नहीं उठाई थी. मतलब जब चाइल्ड मैरिज ठीक है आप कह रहे हैं पापा तो फिर ठीक है, हम तब भी ऐसे ही थे. तो वी वर वेरी ओपन. दिस इंसिडेंट रिवील्ड कि भैया the hazards that working women were exposed to on a day-to-day basis and highlighted the urgency for safeguard to the implement in this regard. Okay, so championing the cause of working women in the country, women's rights activists and lawyers filed a public interest litigation. What is PIL? Anyone? Full form मुझे पता है, but do you know the difference between a writ and a PIL? Do you know what is a writ? सही बोल रही गोबर. हाँ. बहुत ही बढ़िया. अच्छा देखो, काफी हद तक सही है. अच्छा देखिए, मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जब वो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है. अच्छा देखो, रिट का मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर पास करने की क्षमता. जब कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो जिसके लिए कोई लॉ में कोई रेमेडी हो ही ना, या फिर अवेलेबल रेमेडी इनएडिक्वेट पड़ रही है, तो आप रिट फाइल कर सकते हैं. जैसे अर्नब गोस्वामी ने रिट फाइल कर. अर्नब गोस्वामी पता है अपने को? रिपब्लिक टीवी पे चिल्लाता रहता है. रिपब्लिक टीवी पे चिल्लाता रहता है. नहीं, अरे यार प्लीज, अर्नब गोस्वामी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन. ठीक है, तो 2014 तक ही वॉज ए न्यूज एंकर एंड नाउ ही डज समथिंग. सो अभी तो पता नहीं क्या, पर पहले के टाइम पे एक ऑथेंटिक रिपोर्टर हुआ करता था, सबसे भिड़ जाता था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे स्किल्स थे. अभी काफी हद तक बीजेपी सेंट्रिक हो गया. आई डू नॉट लाइक सेंट्रलाइज्ड बायस्ड ओपिनियंस, आई वांट ट्रू न्यूज. तो यहाँ पे आप अर्नब गोस्वामी की बात करें, इसने क्या किया? सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, ये उद्धव ठाकरे को न्यूज चैनल पे गालियां देने लग गया. ठीक है, उसके बेटे को ड्रग एडिक्ट बुलाता था, कहता था कि ये मर्डरर है, ऐसा है वैसा है, खून इसने किया है, अब हम पर्दाफाश करेंगे. पता भी नहीं है इसको क्या चल रहा है, पर अब हम पर्दाफाश करेंगे, क्यों ली सुशांत सिंह राजपूत की जान, क्या होगा, ये सारी नई नई थ्योरीज बता दी. रोज करता रहता था. सीबीआई इसकी वजह से आई, इसने इतनी जिद करी, फाइनली सीबीआई आई. अच्छा बाद में एम्स के अंदर टेस्ट हुआ और एम्स से भाई रिपोर्ट आई कि ये तो सुसाइड था, क्योंकि उन्होंने फाइनली कंक्लूड कर दिया. अच्छा एम्स से रिपोर्ट आ गई, अब आगे बात करने की जरूरत नहीं जब सुसाइड की बात हो गई. ठीक सर, अब यहां तक भी बात हो गई, ही डाइड. अब केस भी ठंडा हो गया, अब उद्धव ठाकरे बाहर आया. बोले हाँ भाई अर्नब, हाँ क्या बोल रहा था? उद्धव ठाकरे तेरी कुर्सी तोड़ दूंगा. तो अब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कैसे किया जाए, तो इन्होंने पूरा दिमाग लगाया कहां से क्या करें. तो अर्नब गोस्वामी के नाम पे 10 साल पहले एक केस रजिस्टर हुआ था. वो इस नाम पे हुआ था कि भाई अर्नब गोस्वामी ने किससे पैसे उधार लिए पर पैसे वापस नहीं चुकाए और उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया. 10 साल पहले की बात. ठीक है, ये बेलेबल ऑफेंस था. इनको 10 साल बाद अरेस्ट कर लिया, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया. बोले अरे क्यों कर रहे हो अरेस्ट, 2-4 मारी. बोले बैठ. बोले क्यों कर रहे हो? बोले 10 साल पहले तेरी वजह से किसी ने सुसाइड किया था, आज तुझे अरेस्ट कर रहे हैं. वो कह रहा है थोड़ा तो शर्म करो, मतलब इतनी नांगापंथी तो मैंने भी नहीं करी थी जितनी तुम कर रहे हो. कहते नहीं 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 चलो. अच्छा कोर्ट ने बेल भी रिजेक्ट कर दी 2 मिनट में, सुनी भी नहीं बात. तो इसने उस टाइम पे कहा कि ना कोई लॉ मेरी हेल्प कर रहा है, स्टेट और पुलिस तो मिल ही गए हैं, तो मैं जाऊंगा. तो उसने रिट फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर. सर रिट फाइल करी कौन सी? हेबियस कॉर्पस की रिट. अगर आपको बचपन में ईटी में हेबियस कॉर्पस याद आ रहा हो तो अपन कहते थे टू हैव द बॉडी. अगर कोई किसी को इलीगली अरेस्ट करके चला जाए तो अपन हेबियस कॉर्पस फाइल करते हैं. ये रिट इसने फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको छोड़ा. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते, रिलीज करो. ये होती है रिट. रिट का मतलब होता है जिसके साथ गलत हुआ है वो या उसके बिहाफ पर कोई बोले कोर्ट में जाके. जबकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई भी फाइल कर सकता है जब आपको लगता है एट लार्ज पब्लिक के साथ कुछ गलत हुआ. जैसे नीट का एग्जाम, नीट के एग्जाम में जो मजाक चल रहा है
रोज। अच्छा मेरे को कितने लोग हैं मैसेज आ गए सर नीट पे वीडियो बना दो, नीट पे वीडियो बना दो। मैं अभी नीट का फुल फॉर्म देखा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब मुझे पता नहीं है कैसा क्या चल रहा है, बट नाउ आई एम फुली अपडेटेड। यार इतना रिडिकुलस काम। पहले तो मेरे को वो सेंटर इतना क्यूट लग रहा है जिसमें लाइन से ऑल इंडिया रैंक बना दी 720 720 720 720 720, नीट का मजाक बना के रख दिया। फिर बेस्ट जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है वो आके कह रहा है कि मैं आंसर की इससे मैच किया तो मेरे 660 ही आ रहे थे, पता नहीं 720 कैसे आ गए। वो खुद ही कह रहा है। उसी के टीचर ने आके बोला है कि भाई मेरे को आके इसने 660 बताए, तो वो कह रहे नीट कह रही कि हमने इसको ग्रेस मार्क्स दे दिए। बोले ठीक है हम भी क्या कर सकते हैं। उसके बाद सेम सेंटर से अरेस्ट हुए। अब सेम सेंटर के वाले अरेस्ट बोल रहे, सॉरी, सेम सेंटर से सब टॉपर्स निकल रहे हैं इकट्ठे 720 वाले, उन्हीं को ग्रेस मिल रही है, उन्हीं को टॉप करना है सब कुछ। अच्छा सेम सेंटर में आने का एक लॉजिक होता है, जब आपने सब ने साथ में एक ही टाइम पे फॉर्म भरा हो, क्योंकि सेंटर तो जल्दी जल्दी शिफ्ट होते रहते हैं, फुल होते जाएंगे। तो ये कब भरा था? जब 2 दिन के लिए एडिशनली विंडो ओपन हुई थी, उस टाइम पे ये फॉर्म भराए गए थे और ये सब ने साथ में फॉर्म भरा। तो ये काफी हद तक समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। इट्स वेरी क्लियर। और 720 एक लड़की के 720 में 720 हैं, उसको 12th में 50-60% है। तो वाओ, मतलब जो आप देख रहे हो बच्ची ने कुछ ही महीनों में कितनी तरक्की कर ली, फ्रॉम 2nd डिवीजन टू नीट टॉपर, खत्म। नाउ वो एम्स की डॉक्टर बनने वाली सबसे बड़ी, वहां पर इलाज कराने जाएंगे। ठीक है भाई सब पुदा के सही हो गए तुम लोग, हेड्स आया तो सुई नहीं तो गोली, ऐसे चल रहा है वहां पे। अच्छा अब ये कुछ तो गलत है क्या? यहां पर हम में से कोई भी PIL फाइल कर सकता है? दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL कोई भी फाइल कर सकता है पब्लिक हित के अंदर। नाउ तो लॉयर्स ने और एक्टिविस्ट ने मिलकर एक PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर अंडर द बैनर विशाखा। The Supreme Court of India for the first time acknowledged the glaring legislative inadequacy. Glaring is चमकती हुई inadequacy दिख रही है सामने, and acknowledged workplace sexual harassment as a human right violation. In framing the Vishakha guidelines, the Supreme Court of India placed reliance on the convention on. अच्छा देखो, जब ये विशाखा गाइडलाइंस बन रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने किस पे ध्यान दिया? एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब सर ये यूनाइटेड नेशंस में साइन किया था सारी कंट्रीज ने कि हम एलिमिनेट करेंगे हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 79, which India has both signed and ratified. Anyone what is ratified? Rectify is correct. Ratify का मतलब होता है approve. Rectify is correct. अगर कभी भी ये लिखा हो RECTI, rectify, this is to correct. Ratify का मतलब होता है approve. अच्छा देखो अपन इंडियंस भी कितने क्यूट है। 1979 में यूनाइटेड नेशंस में बैठे, सारी कंट्रीज बैठी हुई थी यूनाइटेड नेशंस में। वहां इन लोगों ने कह दिया कि भाई देखो औरतों के साथ गलत हो रहा है। हमने कहा हो तो रहा है, बोले हमें कुछ करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। कह रहे हैं अपन सब एक ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी का मतलब समझते हो? ट्रीटी मतलब अग्रीमेंट। चलो एक ट्रीटी साइन करते हैं कि हम अपने अपने देश में जाएंगे और औरतों की तरफ जो भी इनइक्वालिटी हो रही है वो सब हटा देंगे। भारत ने कहा हो तो रहा है, सही कह रहे हो आप, साइन करके आ गए। 1979 में हम बोल के आए थे कि हम इनइक्वालिटी हटा देंगे। 1992 में कोर्ट बोल रही है कि कुछ तो करो। मतलब कि हमने 1979 में बोला था कि हम सेक्सुअल हरासमेंट को रोकेंगे, 1992 में भी कुछ नहीं हो रहा था तो कोर्ट ने कुछ किया और फाइनली 2013 में टेक्निकली हमने एक्ट बनाया। तो हम अगर कायदे से गिना जाए तो 21 और 13 ऐसे मतलब बहुत भी ज़्यादा लेट नहीं थे, 34 साल ही लगे हमको खाली सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए, विच इज अ फेलियर ऑफ इंडियन साइड, जहां पर हमने बोल तो दिया बट वी डिड नॉट एक्ट। नाउ अब विशाखा जजमेंट के हिसाब से अब देखना, जब सबसे पहला विशाखा जजमेंट आया उनके हिसाब से सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। इस एक्ट के हिसाब से सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन कुछ अलग है, पर अपने को दोनों डेफिनेशन सीखनी पड़ेंगी। विशाखा गाइडलाइंस के हिसाब से सेक्सुअल हरासमेंट क्या है? बहुत ही सिंपल है, इट्स एन अनवेलकमिंग सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर। अनवेलकमिंग है फर्स्ट चीज, सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर, चाहे डायरेक्टली आप मिसबिहेव कर रहे हो या फिर अपनी हरकतों से बाय इम्प्लीकेशन। क्या चीज कर रहे हैं? फर्स्ट, आपने फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मतलब जहां पे आपने अगली बंदी को बिन किसी वजह से छूने की कोशिश करी, ये सेक्सुअल हरासमेंट है। अच्छा एक सेकेंड, अभी फॉर एन एग्जाम्पल मानते मैम हाथ मिलाएंगे, ओ हाथ मिला लिया, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ नहीं। अच्छा व्हाट इज हैपनिंग वो है, आप समझे,
जब एक लॉ में यहाँ पे लिखा जा रहा है ना कि फिजिकल कांटेक्ट मतलब सेक्स, इसका ये मतलब नहीं कि तुमने किसी से हाथ मिलाया, ओ माय गॉड, ऐसे नहीं हो रहा। ऐसे हो गया ना तो हम सभी हरासर्स हैं, हम सभी जाएंगे, हम सारे लौंडे अंदर जेल में ही पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के। हाँ भाई तूने क्या किया, सर मैंने हाथ मिलाया था, ठीक है। अब ये होता ना हो गया कल्याण, ऐसे नहीं हो सकता। सो जब हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं ना फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो इसको और इसको साथ में पढ़ना है। अनवेलकमिंग सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर, एक अनवेलकमिंग बिहेवियर दिखाया, इट वॉज सेक्सुअली डिटरमाइंड, और जहां पर वहां पर आपने क्या किया, फिजिकल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी। दिस फर्स्ट इज सेक्सुअल हरासमेंट। सेकेंड चीज क्या बोली, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। लौंडे आधे तो नॉस्टैल्जिक हो गए, ठीक है, बेबी आई एम अ चेंज मैन, मैं दूसरे लड़कों जैसा नहीं हूं, तो आ जाते वापस से। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें, अ डिमांड, प्रमोशन चाहिए एंड यूर डिमांडिंग और यूर रिक्वेस्टिंग सम सेक्सुअल फेवर्स। अगर आपने ये किया तभी यू आर गेटिंग दिस, अगर आपने ये किया तभी यू आर गेटिंग दिस। ये हो गया आप लोगों के लिए एक डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर। अच्छा एक सेकेंड पॉइंट से ही बनता है तीसरा, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। अच्छा ना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क ना बहुत ही कॉमन चीज है जो इंडियन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बोल देते हैं, ठीक है। मूवीज में आपने देखा होगा, अरे ये लड़की इतनी जल्दी तरक्की करके इतनी आगे कैसे बढ़ गई, सबकी एक ही कॉमन लाइन आएगी, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क है, आपने उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, आपने उसकी कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी जस्ट बिकॉज शी वॉज ग्रोइंग फास्ट। दिस वॉज, अच्छा ये अपने पिक्चर में भी देखा होगा, ऐसे बोल देंगे। सो नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, सेक्सुअल हरासमेंट कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो सकता है। कोई भी अनवेलकमिंग सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर, जहां पे फर्स्ट मैंने टच करने की कोशिश करी, सेकेंड मैंने रिक्वेस्ट करी या डिमांड करी सेक्सुअल फेवर्स की, या फिर तीसरा मैंने सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दिए। अभी मैं आपको बोल रहा था कि बहुत सारे लोग डबल मीनिंग बोल देते हैं, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। अगर अगली बंदी को लगता है कि आपने जो उसको बोला वो उसकी इंटेग्रिटी के खिलाफ जा रहा है, यो बेबी खत्म, ये तो कुछ अपने घर की बात बता रहे हैं। हाँ सही में आ रहा हूं, आ जाओ। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, जैसे विकास अभी, अरे जैसे विकास अभी आया तो हमें जल्दी क्लास खत्म करनी है। हाँ जी, फोर्थ शोइंग पोर्नोग्राफी, ये तो बताने की जरूरत नहीं, यू ऑल आर वीपीएन एक्सपर्ट्स। सो नाउ द फोर्थ इज शोइंग पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो क्राइम। अच्छा मैंने शोइंग पोर्नोग्राफी यहाँ पे क्यों ऐड किया गया, एक्ट के अंदर जब आप आगे चल के एक्ट पढ़ोगे उसके अंदर पोर्नोग्राफी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ था क्योंकि उस टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी। अच्छा देखो, अभी की जनरेशन की पोर्नोग्राफी प्रॉब्लम ही नहीं है। आप, मैं अभी बताता हूं, आपके टाइम में ना पॉर्न इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यू गाइज नो व्हाट इट इज, यू गाइज नो एवरीथिंग अबाउट इट। यू गो इनटू माय जनरेशन, मैं आपको बता रहा हूं मेरे टाइम पे इट वाज, मल्टीमीडिया डिवाइसेस होते नहीं थे, ठीक है। अरे पेनड्राइव भी नहीं, तू तो बहुत आगे निकल गया। कंप्यूटर कहाँ है, मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर तो बहुत दूर, अपने घरों में कंप्यूटर नहीं होते थे। मैं आपको बताता हूँ, हमारे टाइम पे इमरान हाशमी भाई ही सब कुछ संभाल रहे थे। आशिक बनाया आपने सॉन्ग वॉज द सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, हम सब बस वही देख के खुश, हाँ 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 हाँ, बस यही होता था हमारा, खत्म। ये तो इधर इतनी जिज्ञासा थी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी 90s में, जब नए नए फोन आए, इंटरनेट ऐसे पता पड़ा, तो पीपल वेंट क्रेजी कि भाई सा इंटरनेट में ये सब भी है, खत्म। फिर अब अगर आप करंटली बात करोगे तो नाउ द पीपल आर ऑर्गेनाइज, रेगुलेटेड, दे नो व्हाट इट इज, हाउ इट इज, तो इतनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अभी, एवरीवन नोस व्हाट वी आर सेइंग। आप आज से 10 साल पहले, आज अपने पेरेंट्स के सामने बोलो, आप अपने पेरेंट्स के सामने पॉर्न वर्ड यूज नहीं कर सकते, इट बिकम्स लाइक आपने कोई गुनाह कर दिया हो एकदम से, ठीक है। बट अब आप जैसे अपकमिंग जनरेशन की बात करें, विच इज वेरी सिंपल, तो ये 1992 की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इन लोगों ने सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में भी ऐड किया, शोइंग पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो सेक्सुअल हरासमेंट। अब इन लोगों ने ये वर्ड हटा दिया वहां से, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई फालतू बात मत करो, आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वहां एक लाइन लिख दी, एनी अदर एक्ट जिससे लड़की अनकंफर्टेबल फील करती है, खाली पॉर्न क्यों, किसी भी चीज वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर सकती है, सब सेक्सुअल हरासमेंट में डाल दिया। तो यहां पर 4 चीजें, एनी सेक्सुअली अनवेलकमिंग बिहेवियर, जहां पे फर्स्ट उसने कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट किया, सेकेंड उसने डिमांड किया सेक्सुअल फेवर्स का, तीसरा बहुत ही बढ़िया, अच्छा आपने तीसरे बोला कि सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, खाली कुछ बोल दिया सेक्सुअली कलर्ड, फोर्थ पोर्नोग्राफी, और फिफ्थ बहुत ही सिंपल है, एनी अदर अनवेलकमिंग फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। जरूरी भी नहीं है कि शब्दों से कुछ बोला हो, उसके जेस्चर्स की वजह से भी अगर सामने वाला बंदा सही फील नहीं कर रहा था, ही और शी कैन फाइल अ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। मैं अपनी सेकेंड इंटर्नशिप करने गया था, तो मेरे बॉस पे
सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ। मेरी तरफ मत देखो, मैंने नहीं किया था, ठीक है। मेरे बॉस पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था, रियल केस भाई। मतलब मैं खुद नहीं सोचता था कि मुझे इतना प्रैक्टिकली कुछ सीखने को मिलेगा, बट सर ने अपना फर्ज निभाया। सर ने मुझे इतना प्रैक्टिकली सिखा दिया कि बहुत आगे बढ़ गए। सो अ गर्ल वॉज इन आर टीम। तो हम ऐसे ना लॉ फॉर्म से हमारी टीम्स बनती हैं। तो मेरी जो मैंने फर्स्ट जो इंटर्नशिप की थी वो कॉर्पोरेट थी, सेकंड जो थी कॉर्पोरेट थी। तो जो मेरी सेकंड थी ये मुंबई में कॉर्पोरेट इंटर्नशिप थी। तो वहाँ पर हम लोग M&A डिवीजन में थे। M&A मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन में हम 5 लोगों की टीम थी। हमारे ऊपर एक सर हुआ करते थे और उनके ऊपर हेड, TL बोलते थे, फिर L बोलते थे, और उसके बाद तो मतलब टीम लीडर एंड देन हम सब फालतू। तो ऐसे हमारी टीम बनती थी। काम हम करते थे, क्रेडिट लीडर लेता था और टीम लीडर को शाबाशी मिलती थी। दैट्स दी सिंपल सर्कल। तो मेरे जो TL थे उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी, बिकॉज उनको पार्टी करना बहुत पसंद था और मेरे साथ निकल जाते थे। तो पोस्ट वर्क और ऐसा TL L सब बोलना में अच्छा लगता था, होते सब साथ में ही थे। तो मैं और सर की बहुत जमती थी। बाहर तो मैं तू तड़ाक पे आ गया था, हम इतने जिगरी हो गए, मतलब ऐसा कि भाई घर छोड़ के आता था अपने को, ऐसी हालत। इतना बढ़िया दोस्त बन गया। सर वॉज द कूलेस्ट वन आई एवर कम अक्रॉस। इतने कूल आदमी। एंड मेरे को एक चीज नहीं, उनका पैकेज कितना था सर का, मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 के आसपास की। सर का पैकेज तब कितना था? 6 करोड़ का। 6 करोड़ का पैकेज तब। हमको कितने मिलते थे? 40,000 रुपए। तुम फर्क समझ रहे हो कि पार्टी की वजह से वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ 96 लाख रुपए से ज्यादा नीचे आ रहा था मेरे साथ पार्टी करने। इतना तो मैं रोज सर की तरफ देखता था, मैं कहीं क्या करता है ऐसा कि इसको 6 करोड़ मिलते हैं, मतलब ऐसा तो कुछ खासा है भी नहीं, काम तो हम ही करते हैं। तो मैं सर से एक बार पूछ लिया, जब वो काफ़ी अच्छे पिए हुए थे, मैं 6 करोड़ आपको किस बात के देते हैं वो लोग? तो उसने हेल्दी लिया, काफ़ी हेल्दी। तो कहते हैं कि भाई क्या होता है ना, जुगाड़। एंड उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी थी, आप कितना भी बड़ा कांड कर दो M&A डिपार्टमेंट में, वो कुछ ना कुछ करके रेटिफाई कर ही देगा। मतलब रेक्टिफाई करेगा, रेटिफाई करवाएगा, सब सेट कर देगा। ही वॉज द वन जिनको इन्वाइट किया गया था अनिल अंबानी की, जब बैंक्रप्सी फाइलिंग हो रही थी, जहां उनके बहुत बड़े क्लेम्स हो रहे थे, तब उनको इन्वाइट किया गया था वहां पे कि आप भी वहां पर रहो लॉयर्स पैनल में। वो थे वहां पर। इतने बड़े जुगाड़ो। हाँ जी सर, तेरा क्या है? यहाँ पे 4th फ्लोर पे वो। तो मैं बच्चे छोड़ दूं तेरे चक्कर में? सुन ले एक बार, तेरा मन भी ठंडा हो जाए। देख, बच्चों को आज ही पॉश सिखाया मैंने। छोड़ दूं? अच्छा, ये सर की स्टोरी यहीं पे रोकना, कल यहां से आगे बताता हूँ 6 करोड़ के पैकेज से। चलिए लाइव वाले बालों वाले गाँव मिलते हैं वापस से। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैव बीन कमिंग अराउंड, सो आई विल सी यू अराउंड गाइस टुमारो। प्लीज कल 2 बुक्स लेके आइए। SBL के अंदर भी सेम चीज, 400 200 आंसर राइटिंग फॉर एक्सेंट। SBL में आंसर राइटिंग 100 पेजेस की बना लो, इट विल वर्क, क्योंकि छोटा पार्ट है। 100 की आंसर राइटिंग, 400 की चार्ट बुक। कूल, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय। सी, सो सिंपल टू से बाय। लाइव वाले बाय बाय बाय।